स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हनोई में जयपुर फुट कैंप का किया शुभारंभ। लाभार्थियों से की मुलाकात। कहा, भारतीय वैज्ञानिकों के बेहतरीन वैज्ञानिक इनोवेशन जयपुर फुट से दुनिया भर में बदली कई जिंदगियां। क्रांतिकारी नेता हो चिन मिंग को दी श्रद्धांजलि। वियतनाम के प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग की तैयारियां पूरी। दिल्ली और हरियाणा की सभी सीटों समेत 7 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान कल। 1,13,167 मतदान केंद्रों पर 10 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोग करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश के रॉबर्ट्सगंज और गाजीपुर में चुनावी जनसभा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की झारखंड के पाकुड़ में रैली। राहुल गांधी की मध्य प्रदेश की शाजापुर में रैली। मायावती बिहार के सहरसा और बक्सर में करेंगी प्रचार। भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा। सेना को मिला पहला अपाचे हेलीकॉप्टर। किसी भी मौसम में जमीन और हवा में निशाना लगाने में सक्षम। पहाड़ी इलाकों में दुश्मनों के हौसले पस्त करने और दुश्मन के इलाके में घुसकर मारने की क्षमता। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक वार्ता बेनतीजा। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के बाकी उत्पादों पर भी शुल्क बढ़ाने का किया ऐलान। कहा, शुल्क का हटना भविष्य में चीन के साथ होने वाली बातचीत पर करेगा निर्भर। बुलेटिन की शुरुआत उपराष्ट्रपति के वियतनाम दौरे से जुड़ी खबरों के साथ। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज वियतनाम की राजधानी हनोई में जयपुर फुट आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट कैंप का शुभारंभ किया। उन्होंने इस मौके पर वियतनामी लाभार्थियों से भी मुलाकात की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि शेयर और केयर भारतीय दर्शन का हमेशा से अहम हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि जयपुर फुट ने दुनिया में लाखों लोगों की जिंदगी बदली। उपराष्ट्रपति ने वियतनाम के पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत हो ची मिन को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। वियतनाम दौरे के तीसरे दिन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू की गई मानवता के लिए भारत पहल के तहत वियतनाम में आयोजित जयपुर फुट आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट कैंप के वियतनामी लाभार्थियों से मुलाकात की। इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत वियतनाम के सदियों पुराने रिश्तों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शेयर एंड केयर भारतीय दर्शन का हिस्सा है। ये हमारा भारतीय भावना है। द एंटायर वर्ल्ड इज वन फैमिली, दैट इज द फिलॉसफी ऑफ इंडिया। द ओनली नैरो माइंडेड कैटेगराइज पीपल एज आवर ओन एंड अदर्स फॉर दोज हु हैव अ लार्ज हार्ट। द एंटायर वर्ल्ड इज जस्ट अ लार्ज फैमिली, दैट इज द फिलॉसफी ऑफ इंडिया। One corollary of this view, which follows from the concept of the whole world being seen as one family, is the attitude of empathy, of sharing and caring, of a sharp focus on alleviating the agony of fellow human beings. Share and care is the core of Indian philosophy. उन्होंने कहा कि जयपुर फुट भारत के महान वैज्ञानिक नवाचारों में से एक था जो दुनिया भर में कई जीवन बदल रहा है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी पहल है जो अलग अलग दिव्यांगों को स्वतंत्रता और गतिशीलता, सम्मान की भावना और जीवन को पूरी तरह जीने की क्षमता प्रदान करती है। उपराष्ट्रपति ने दुनिया भर में लोगों को कृत्रिम अंग मुहैया कराने के लिए भगवान महावीर विकास सहयोग समिति के प्रयासों की भी सराहना की। Mahatma Gandhi's life is an eloquent expression of this attitude and value system. As he himself had said, I quote, "The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others." This vision of service of humanism and transforming noble thoughts to tangible action has inspired many generations of world leaders. It is the same vision that Lord Buddha has given to the world 2,500 years ago. That noble vision provides the springboard for the initiative India for Humanity.
For this, the Government of India has selected one of the great scientific innovations emerging out of the India, which has transformed and continues to transform the numerous lives, namely Jaipur Foot. It's an initiative, I can say it's a great initiative, that provides to the differently abled persons a sense of freedom and a mobility, a sense of dignity and ability to live life fully. Bhagwan Mahavir Vikalang Sahayata Samiti, the world's largest non-profit organization for fitment of artificial limbs. They have been doing a remarkable job within India across the globe. जयपुर फुट जिसने कितने ही असहाय लोगों को चलने के लिए कदम दिए और उनकी जिंदगी को आसान बनाने में मदद की है और लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। समय के साथ जयपुर फुट की पहुंच न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के बहुत से देशों तक हो गई है। The people of Vietnam and the authorities of Vietnam have walked the walk on Jaipur Foot, and they've asked us to do more camps. And even as we are doing camps here, people are talking to us, can you come back again? No, you can. Okay. Oh, what is he saying? He said that it's not easy to walk in at first, but then gradually he got used to it, and now it's very easy for him to walk. इसके अलावा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू वियतनाम के क्रांतिकारी नेता और दिवंगत राष्ट्रपति हो चिन मिंह के मकबरे पर गए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने हनोई स्थित भारतीय दूतावास में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 12 मई को उपराष्ट्रपति वियतनाम के हानाम प्रांत स्थित तामचुक पगोडा में वेसाक के 16वें संयुक्त राष्ट्र दिवस के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। बौद्धों के लिए बहुत पवित्र माने जाने के कारण वेसाक को बुद्ध के जन्म, उनकी आत्मज्ञान की प्राप्ति और उनके निधन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति की भागीदारी से भारत और दुनिया भर के बौद्ध समुदायों के बीच संबंधों में और मजबूती आने की उम्मीद है। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी, हनोई। और अब लोकसभा चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरें। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान की तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस दौर में दिल्ली और हरियाणा के सभी सीटों समेत 7 राज्यों की 59 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। 10 करोड़ 16 लाख से ज्यादा मतदाताओं के लिए 1,13,167 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के 8 सीटों पर 71,000 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाएगा। हरियाणा में भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। छठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की सभी 10, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 8 सीटें, जबकि दिल्ली की सभी 7 सीटें और झारखंड की 4 सीटें भी शामिल हैं। इस चरण में 10 करोड़ 16 लाख से ज्यादा मतदाता 979 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। जिन उम्मीदवारों पर सबकी नजरें होंगी उनमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेंद्र सिंह तोमर, राधा मोहन सिंह, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, दिग्विजय सिंह, अखिलेश यादव, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जगदम्बिका पाल शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, अजय माकन, कुमारी शैलजा की किस्मत भी दांव पर होगी। वहीं मनोज तिवारी, गौतम गंभीर, विजेंद्र सिंह और कीर्ति आजाद भी इस दौर में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और इस समय हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन मोतिहारी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, किस तरह से बिहार में चुनाव का ये चरण अहमियत रखता है और किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं कल के मतदान को लेकर? देखिए, इस चरण में अगर कहें तो 1 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं, 1 करोड़ 32 लाख के करीब, और उसमें तकरीबन 14,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उसमें अगर कहें तो वल्नरेबल मतदान, जिसको कि संवेदनशील केंद्र कहते हैं, तकरीबन 3,300 हैं। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो इतनी बड़ी तादाद में मतदाताओं को मैनेज करना, और इसके लिए पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था की गई है, जिसमें स्थानीय पुलिस बल हैं, अर्धसैनिक बल हैं और उसके अलावा होम गार्ड की भी बड़ी पैमाने पर नियुक्ति
की गई है। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज दोपहर से तकरीबन सभी मतदान केंद्रों पे ईवीएम मशीन भेजा जाना शुरू हो गया है और शाम तक यहाँ सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम पहुंच जाएगा। यहाँ दो तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है। पहले जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो चले जाते हैं मतदान केंद्रों पे और उसके बाद ईवीएम मशीन जो है वो सुरक्षा निगरानी में मतदान केंद्रों पे अलग से पहुंचाई जाती है, जो शाम तक पहुंचाई जाएगी। तो एक दोहरी व्यवस्था इसलिए की जाती है ताकि ईवीएम मशीन के साथ कोई छेड़छाड़ न करे, कोई दुरुपयोग न करे, वो गलत हाथों में न जाए। इस तरह से पूरी एहतियात बरती गई है। और उसके अलावा यहाँ के जो 5 ऐसे सेगमेंट हैं जिसमें 3 सेगमेंट वैशाली लोकसभा कंस्टिट्यूंसी का है और 2 सेगमेंट पश्चिम चंपारण लोकसभा कंस्टिट्यूंसी का है, जिसमें कि सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक ही मतदान होगा। वहाँ चूंकि नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है, लेकिन अन्य जो मतदान केंद्र है वहाँ 7 बजे से 6 बजे तक मतदान होगा। तो सामान्य तौर पे जिस तरह के बिहार के मतदाता हैं वैसे में चुनाव आयोग को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है यहाँ के मतदाताओं को बूथ पर लाने के लिए। और उसका एक उदाहरण मैं यह भी बताऊं कि यहाँ के बहुत सारे लोग माइग्रेट करके बाहर गए हैं अपने अपने काम धंधों की तलाश में। बहुत जगह दिल्ली हो, बम्बई हो, गुजरात हो, केरल हो, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर तक, और बहुत सारे लोग उसमें से लौट रहे हैं मतदान करने के लिए। केवल ऐसी स्थिति केवल छठ पर्व जब होता है यहाँ बिहार में उसी समय देखी जाती है, लेकिन इस समय मतदान के समय भी ऐसी स्थिति देखी जा रही है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से मुकाबला है यहाँ एनडीए और महागठबंधन के बीच में, उस मुकाबले में हर व्यक्ति, हर मतदाता अपने आप को कहीं न कहीं से शामिल पा रहा है। और इसलिए मतदान केंद्रों पे मुझे लगता है कि यानी चुनाव को भी छोटा पर्व नहीं समझ रहे हैं बिहार के लोग, एक पर्व, एक त्योहार की तरह समझ रहे हैं, इसलिए रुक कर रहे हैं अपने अपने जहां उनका चुनाव, जहां पर उनका मतदान है, अपने अपने गृह क्षेत्र का रुख कर रहे हैं मतदान के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और लोकसभा चुनाव के छठे दौर की चुनाव की तैयारियों पर हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शोरान ने हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी राजीव रंजन से खास बात की। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन। सर, क्या तैयारियां कर ली गई हैं चुनाव के लिए? चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। सुरक्षा के सारे प्रबंध जो है ना पूरे कर लिए गए हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का ट्रेनिंग कंप्लीट है। आज उनका जो है ना डिस्पैच चला जा रहा है। हमारे यहाँ 85 पुलिस कंपनी जो है इसमें तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जो स्टेट पुलिस के अलावा जो है जो दूसरे फोर्सेज होते हैं, होमगार्ड्स होते हैं और स्पेशल पुलिस फोर्सेज जो होते हैं वो भी तैनात किए गए हैं। हमारे 1080 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिसकी जो है वेबकास्ट जो है होगी। उम्मीद है कि पिछली बार से ज्यादा मतदान करेंगे लोग इस बार। हाँ, हमें विश्वास है क्योंकि इस बार जो है ना जागरूकता ज्यादा है और जो है काफी स्वीपर प्रयास किए गए हैं। तो डेमोक्रेसी को मजबूत कराना है और मुझे विश्वास है कि हरियाणा के सभी लोग जो है ना इस दिशा में काम करेंगे और मतदान करेंगे। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे राजीव रंजन, जिनका मानना है कि इस बार पिछली बार के मुकाबले ज्यादा मतदान होगा क्योंकि स्वीप कैंपेन के माध्यम से इन लोगों ने आखिरी मतदाता तक पहुंचने की पूरी कोशिश की है और हर मतदाता को मतदान के लिए आना चाहिए। इसके लिए भयमुक्त और निष्पक्ष माहौल चुनाव आयोग ने तैयार कर दिया है। कैमरामैन सरोज के साथ रविंद्र सिंह शोरान, चंडीगढ़, राज्यसभा टीवी। और हरियाणा में कल सभी 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शोरान ने हरियाणा के एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का जायजा भी लिया। 12 मई को होने वाले लोकसभा की 10 सीटों के मतदान के लिए हरियाणा में चुनाव आयोग ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के डिस्ट्रीब्यूशन का काम यहां पर जारी है। हम लोग पंचकुला में हैं और बेहद तफसील से यहां पर जो है चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से तैयारियां की हैं। पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त हैं। 3 टियर जो है पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें हरियाणा की पुलिस है, राजस्थान और पंजाब जो कि नजदीकी राज्य हैं उनसे पुलिस बुलाई गई है और केंद्रीय सुरक्षा बल है वो उसको भी यहां पर तैनात किया गया है। और काफी अहम है चुनाव आयोग के लिए क्योंकि 3 महीने के बाद यहां पर हरियाणा में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं और चुनाव आयोग की तरफ से किसी भी तरह की कोई कसर न हो इसके लिए स्वीप कैंपेन चलाए गए हैं, जिसमें हर मतदाता तक पहुंचने की कोशिश की गई है। उनको अवेयर करने के लिए एक लंबे अरसे से कैंपेन यहां पर चलाया जा रहा है। परंपरागत तौर पर हरियाणा में अच्छा खासा मतदान हमेशा देखने को मिलता है। इस बार चुनाव आयोग को उम्मीद है कि पुराने तमाम रिकॉर्ड जो है टूटेंगे और ज्यादा मतदान करने के लिए लोग यहां पर आएंगे। फिलहाल चुनाव के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और पोल ऑफिशियल्स जो हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को लेकर जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार का चुनाव मत प्रतिशत पिछले मुकाबले में ज्यादा रहेगा और चुनाव आयोग की तरफ से जागरूकता के व्यापक अभियान भी इसके लिए चलाए गए हैं।
पंचकुला से कैमरामैन सरोज के साथ और मेरे सहयोगी लल्लन सिंह यादव के साथ रविंद्र सिंह शुराण, राज्यसभा टीवी। लोकसभा चुनाव के छठे दौर के लिए उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान कल होगा। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग मतदान की तैयारियों का अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। आप देख सकते हैं हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज में, प्रयागराज के केपी इंटरमीडिएट कॉलेज में, जहां चुनाव आयोग की तैयारियां चल रही हैं, अंतिम चरण में है। ईवीएम का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, साथ ही सुरक्षा कर्मी भी यहां से रवाना किए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं कुछ पोलिंग पार्टियां जो रवाना हो रही हैं उन लोगों से। क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार दुबे। अनिल जी, क्या निर्देश दिए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से? चुनाव आयोग की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव में किसी प्रकार का जो है पक्षपात न हो, निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव कराया जाए और लोगों को चुनाव वोट देने में सहयोग हम लोग करें अपने तरफ से। ये तो हमारा गणतंत्र का पर्व है, सबको यहाँ पे अपना योगदान देना चाहिए और सबसे ज़्यादा वोट डलना चाहिए। पवित्र काम है, अब बड़ा आनंद आता है, कम से कम राष्ट्र के काम में इतना पवित्र काम है, बड़ा आनंद आता है और उत्सुक भी हैं कर्मचारी वोटिंग कराने के लिए। सब लोग हम लोग बिल्कुल तो परेशानी होती है, अच्छा नहीं लगता घर में बैठने। आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी के लिए चुनाव आयोग के साथ साथ जो यहाँ उत्तर प्रदेश के सरकार के कर्मचारी हैं वो लोग तैयार हैं, उनमें भी उत्साह है। जाहिर है यही उत्साह मतदाताओं में भी दिखाई दे तो चुनाव में जो प्रदर्शन है, चुनाव में जो मत प्रतिशत है वो बढ़ने की उम्मीद है। वहीं दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर रविवार को वोटिंग होगी। इन सीटों पर चुनाव प्रचार कल खत्म हो गया। दिल्ली की सभी सीटों में 164 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके लिए 13,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मतदान तैयारियों को लेकर दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर रणबीर सिंह से बातचीत की राज्यसभा टीवी संवाददाता अनु दीवान ने। दिल्ली चुनावों पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर रणबीर सिंह है। सर, चुनावों के लिए क्या कुछ तैयारी हो गई है? कितने पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और उसमें से कितने क्रिटिकल हैं? हमारे पास 13,819 पोलिंग बूथ हैं टोटल और ये 2,700 लोकेशंस के ऊपर हैं। क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस हमारे 523 हैं। सर, इनके ऊपर क्या इंतज़ाम किए जाएंगे? क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन के ऊपर खास निगरानी रखी जाएगी। खास निगरानी के लिए हम हर एक क्रिटिकल बूथ के ऊपर पैरामिलिट्री फोर्स लगाएंगे और उसके अलावा या तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे या वेबकास्टिंग करेंगे या माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात करेंगे या वीडियोग्राफी करेंगे। उन पे खास निगरानी रखी जाएगी। सर, सबसे ज़रूरी होता है कि हर मतदाता जो है पोलिंग बूथ तक पहुँचे, अपना मताधिकार का इस्तेमाल करे। इसके लिए चुनाव आयोग ने अलग अलग कैटेगरी के जो लोग होते हैं, जैसे कहीं दिव्यांगजन होते हैं, 100 साल से ऊपर जो होते हैं, वो हमारे लिए एक उत्साह भी होता है, एक प्रेरणा भी होते हैं जब वो वोट करने आते हैं। लेकिन चुनाव आयोग उनके लिए क्या कुछ तैयारी करके सामने आ रहा है? नहीं, मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि हमने ऐसे वोटर्स के लिए ख़ास इंतज़ाम किए हैं। इस बार एक पहल करी है जो 100 साल से ज़्यादा उम्र के वोटर्स हैं, उनके लिए हमारे ऑफिसर उनके घर जाएंगे। हमारा ऑफिसर उनको जो वो टाइम बताते हैं कि इतने बजे मैं वोट करने के लिए आ सकता हूँ, तो उतने बजे उनके घर जाएंगे, उनको अपने साथ एस्कॉर्ट करके पोलिंग स्टेशन ले जाएंगे और वहाँ पे उनकी प्रायोरिटी वोटिंग कराएंगे, उनको फूलों से सम्मानित करेंगे और फिर आदर सहित उनको वापस घर छोड़ के आएंगे। ये एक पर्सनलाइज सर्विस मैं सभी 100 वर्ष से ज़्यादा उम्र के वोटर्स को देना चाहता हूँ और इसका सभी लाभ उठाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है 96 ऐसे वोटर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं दिल्ली में। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनमें से ज़्यादातर इस इलेक्शन में वोट करेंगे। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी। इस बार दिल्ली में हर व्यक्ति वोट डाले, मैं ये चाहता हूँ, ये अपील करता हूँ आपके माध्यम से। और हमारा मतदान इस बार सब रिकॉर्ड तोड़े तो मज़ा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मुख्य चुनाव अधिकारी। यानी अब बारी है आप लोगों की, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और अपने इस लोकतंत्र का हिस्सा बने। कैमरा पर्सन प्रशांता के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट में रविवार को मतदान होना है। यमुना पार के कई इलाकों में बुनियादी सुविधाएं बड़ा चुनावी मुद्दा है। दिल्ली की दूसरी सीटों की तरह यहां भी त्रिकोणीय मुकाबला है।
भीड़ भाड़ से भरी ये गलियां लक्ष्मी नगर की हैं, जो कि पूर्वी दिल्ली का एक रिहायशी इलाका है। आम बोलचाल में से यमुना पार का इलाका भी कहा जाता है। ये क्षेत्र पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट में आता है। घनी आबादी वाले क्षेत्र में कई इलाके ऐसे भी हैं जहां अभी भी बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है। पार्किंग का है ना, पार्किंग की सबसे बड़ी दिक्कत है। रात को जो गाड़ियां इंक्रोचमेंट का सिस्टम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। गलियों में लोग हर जगह गाड़ियां फंसाई हुई हैं। और यहाँ पर सफाई का कोई ध्यान नहीं करता। कर्मचारियों आते हैं कूड़ा उठाने के लिए या सफाई के लिए, वो अपने मनमानी बाहरों बाहर रोड से निकल जाते हैं, गली के अंदर नहीं आते। महिलाएं और लड़कियां भी रोजगार और महिला सुरक्षा को बड़ा चुनावी मुद्दा मानती हैं। ये जो अभी जो गवर्नमेंट आए, जिसको मैं वोट दे रही हूँ, मैं उनसे यही अपील करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो महिलाओं के लिए कुछ करे। वोट की बात हो रही है तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि इस एरिया में का ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा अच्छा हो। पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र 1966 में अस्तित्व में आया। यहाँ 16 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। साल 2008 में हुए परसीमन के बाद दिल्ली विधानसभा की 10 सीटें इसमें शामिल हैं, जिनमें पटपड़गंज, लक्ष्मी नगर, त्रिलोकपुरी, विश्वास नगर, कृष्णा नगर, गांधी नगर, शाहदरा, जंगपुरा, ओखला और कोंडली विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी के महेश गिरी ने जीत दर्ज की थी। इस बार बीजेपी ने पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को मैदान में उतारा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने आतिशी मारलेना को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने इस बार अरविंदर सिंह लवली को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एक है दिल्ली की पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट, या यूँ कहें दिल्ली का यमुना पार का इलाका। यहाँ की जो मेन समस्याएं हैं उनमें से एक है पार्किंग की समस्या, और कुछ समस्याएं हैं जो कि महिला सुरक्षा को लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन श्रीधर के साथ अंकुर श्रीवास्तव, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता अरुण बख्शी आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमन सिंह ने उनका पार्टी मुख्यालय में उन्हें सदस्यता दिलाते हुए उनका स्वागत किया। लोकसभा चुनाव के छठे दौर का प्रचार थमने के बाद 7वें और आखिरी दौर के लिए चुनाव प्रचार जारी है। सभी राजनीतिक दलों के नेता प्रचार में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री आज रॉबर्ट्सगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो गाजीपुर में जनसभा करेंगे। गाजीपुर में प्रधानमंत्री बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा के लिए प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण में 13 सीटों पर 19 मई को मतदान होगा, जिसमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज शामिल हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज झारखंड के पाकुड़ में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उनके निशाने पर कांग्रेस रही। बाबा बैद्यनाथ और शक्तिपीठ जय दुर्गा का क्षेत्र है। बाबा बैद्यनाथ और माई को हम सब की ओर से प्रणाम कर मैं बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये वीर भूमि संथाल की संथाल हुल के नाम से जाने जाने वाले सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम की ये भूमि है, जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। अंग्रेजों के दांत, ये भूमि सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो जानो की भूमि है। आज मैं सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो कान्हो को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने शाजापुर में जनसभा को संबोधित किया। न्याय योजना का पैसा जैसे ही 25 करोड़ लोगों के हाथ आएगा, 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में जाएगा, जनता माल खरीदना शुरू करेगी। कोई शर्ट, कोई पैंट, कोई जूता, कोई टोपी, साबुन, टूथब्रश, टूथपेस्ट, शैम्पू, जो भी, जैसे ही जनता खरीदना शुरू करेगी, वैसे ही दुकानदारों की दुकान चल जाएगी। जैसे ही दुकानें चलेंगी, वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। माल बनाना पड़ेगा, फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी।
कुछ और अहम खबरें। भारतीय वायुसेना को पहला अपाचे हेलीकॉप्टर सौंप दिया गया है। अमेरिका के एरिजोना में बोइंग ने वायुसेना के एयर मार्शल एएस बटोला को हेलीकॉप्टर सौंपा। अपाचे हेलीकॉप्टर दुश्मनों पर सटीक निशाने के साथ हमला करने में भी समर्थ है। इसकी मदद से ग्राउंड पर क्या हो रहा है इसकी फोटोग्राफी भी की जा सकती है। इस हेलीकॉप्टर की सबसे खास बात यह है कि पहाड़ी इलाकों में यह फौलादी इरादे के साथ आसमान में चक्कर लगाएगी। इसे भारतीय वायुसेना की ज़रूरतों के हिसाब से बनाया गया है। 22 अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए 2015 में भारत और अमेरिकी सरकार के बीच समझौता हुआ था। दुनिया की दो शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन के बीच जारी व्यापार विवाद और गहरा गया है। इन दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही व्यापार वार्ता बेनतीजा रही। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के बाकी उत्पादों पर भी शुल्क बढ़ाने का ऐलान किया है। 24 घंटों के भीतर ही अमेरिका ने यह फैसला किया है, जबकि उसने $200 अरब के आयात पर पहले ही टैरिफ बढ़ाया था। उन्होंने कहा है कि शुल्क का हटाने का फैसला भविष्य में चीन के साथ होने वाली बातचीत पर निर्भर करेगा। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।